हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केपलर के उन 3 लॉ के बाद में स्टडी करेंगे जिसमें प्लैनेटरी मोशन या प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन बताया गया है। क्लियर? तो हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ पे आते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ प्लैनेट के ऑर्बिट के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो केपलर का फर्स्ट लॉ है वो प्लैनेट का ऑर्बिट का शेप कैसा होगा उसके बारे में बताता है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों बगल, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? अंडाकार शेप, जो कि एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता है। इलिप्टिकल को आप ओवल शेप भी समझ सकते हैं, जिस टाइप का अंडाकार शेप होता है। ठीक है, तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हमको 2 पॉइंट को ध्यान रखना। केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि प्लैनेट मूव्स अराउंड सन। जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों बगल मूव करता है इन इलिप्टिकल पाथ। कौन से पाथ में? इलिप्टिकल पाथ। अब बोलोगे सर ये इलिप्टिकल पाथ क्या होता है? तो याद रखिएगा, अंडाकार शेप या ओवल शेप को ही हम इलिप्टिकल बोल देते हैं शेप। ठीक है, अब अगर हम इसको हम बनाना चाहें तो जो प्लैनेट का मूवमेंट होता है वो सर्कुलर ना होके जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ इसी पाथ को फॉलो करता है। प्लैनेट क्या करता है? सर्कल तो हमारा ऐसे गोल हो जाता है, लेकिन प्लैनेट ऐसे गोल गोल नहीं घूमता है। प्लैनेट किस तरीके से घूमता है? तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। क्लियर? तो केपलर के पहले लॉ ने सबसे पहले तो प्लैनेट के ऑर्बिट के बारे में बताया कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर ना हो के कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। फिर इसी लॉ ने सन के पोजीशन के भी बारे में बताया। इस लॉ ने क्या कहा कि ये जो इलिप्स बना है, ये जो इलिप्स बना है, तो जो सन का पोजीशन रैंडमली कहीं नहीं हो सकता है। सन इस इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। याद रखिएगा, इलिप्स एक मैथमेटिकल से फिगर है और या मैथमेटिकल शेप भी बोल सकते हो। इसमें 2 फोकस होंगे, एक होगा F1 और एक होगा F2। तो जो सन का जो पोजीशन होगा वो इन दोनों फोकस में से ही किसी एक जगह हो सकता है। लेट से कि सन हमारा कहाँ पर है? F1 पर है। और अगर सन F1 पे नहीं होता तो सन कहाँ होता? F2 पे होता। सन इन दोनों फोकस के अलावा और कहीं भी नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। 2 ही पाथ ध्यान रखना है कि किसी भी प्लैनेट का जो पाथ होगा किसी भी स्टार के अराउंड या सन के अराउंड वो इलिप्टिकल पाथ होगा, सर्कुलर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, इसके गोल गोल नहीं घूमता है, इसके इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। पहला पॉइंट क्लियर। और सन का पोजीशन कहाँ होगा? तो जो इलिप्टिकल पाथ बन रहा है इसमें सन उस इलिप्स के या तो फर्स्ट फोकस पे होगा या सेकंड फोकस पे होगा। सन इन दोनों फोकस में से किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। क्लियर? अब हम सेकंड लॉ को देखते हैं। समझिएगा सेकंड लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लैनेट और सन को किसी भी लाइन से जोड़ें तो चाहे प्लैनेट किसी भी जगह पे हो, ABCDEFGH, हर पोजीशन पे प्लैनेट सन के साथ क्या बनाएगा? इक्वल एरिया बनाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसा इसको और बेहतर वे में समझते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है और सन उसके किसी भी एक फोकस पे होता है, या तो प्राइमरी फोकस वो F1 पे हो जाएगा या F2 पे हो जाएगा। सपोज कीजिए कि पहले केस में प्लैनेट यहाँ पर है और उसने टी टाइम लिया और पोजीशन ए से प्लैनेट कहाँ पर आ गया? पोजीशन बी पे। ठीक है, तो अगर हम प्लैनेट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक एरिया बनेगा, दिस एरिया। क्लियर? फिर हमने कुछ इंटरवल के बाद देखा, कुछ महीने या कुछ समय के बाद देखा, तो सपोज कीजिए कि प्लैनेट का पोजीशन हमारा यहां पर आ चुका सी के बाद अब देखिए जितना समय में ए से बी पहुंचा है, ठीक हम उतना ही समय देख रहे हैं
तो प्लैनेट उतना ही समय, मतलब ए से बी जाने में प्लैनेट ने जितना समय लगा, ठीक उतने ही समय में, उतने ही टी समय में प्लैनेट सी से डी पर जा रहा है। तो इस केस में भी ये प्लैनेट सन के साथ एक एरिया बनाएगा। कैसे? सन के सेंटर से इसके इनिशियल पॉइंट को जोड़िए और सन के सेंटर से इसके फाइनल पॉइंट को जोड़िए और आप इन दोनों का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो केपलर्स लॉ क्या कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले केस में भी टाइम टी था जब ये ए से बी में इसको जाने में टाइम टी लगा, और सेकंड केस में भी टाइम टी था, सी से डी भी जाने में इसको समय टी लगा। तो दोनों केस में सेम टाइम था। तो जो प्लैनेट ने जो सन के साथ एरिया बनाया होगा, कैसे? प्लैनेट का इनिशियल पोजीशन और सन को जोड़िए, प्लैनेट का फाइनल पोजीशन और सन को जोड़िए, और बीच में ये टाइम आ जाएगा टी, और जो ये एरिया बन रहा है वो दूसरे केस, तीसरे केस, चौथे केस हर एरिया के इक्वल होगा, जहां पे टाइम हमारा इक्वल होगा और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम जोड़ेंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस सेंटर को हम सेंटर को ओ मान लें, तो एरिया ऑफ ओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ सी डी। मतलब फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया, दोनों एरिया बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि इन दोनों के मूवमेंट में इक्वल समय लगा होना चाहिए। उसी तरह हम एक और पोजीशन ले ले, मान लीजिए कि ये पॉइंट x है और ये पॉइंट आपका y है, ठीक है, और x से y जाने में समय कितना लगा? t लगा। तो अगर फिर से हम इसका एरिया करेंगे फाइंड सन से, तो पहले इनिशियल पोजीशन x को जोड़िए, फिर फाइनल पोजीशन y को सन के जोड़िए और ये एरिया निकाल दीजिए। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ एक्स वाई, ये भी तीनों एरिया आपस में इक्वल होगा, क्योंकि तीनों जगह प्लैनेट के पाथ पे प्लैनेट को मूव करने में कितना समय लगा है? टी समय लगा है। तो इसमें आपको दो बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्लैनेट है ये स्वीप्स इक्वल एरिया, मतलब ये हर बार इक्वल एरिया बना रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब प्लैनेट 2 महीने में सपोज कीजिए यहां से यहां तक आ रहा है, तो वो जितना एरिया बनाएगा उतना ही एरिया यहां भी बनाएगा एक्स से वाई में जाने में, अगर यहां भी समय 2 मंथ है और यहां भी समय 2 मंथ है। तो अब उम्मीद है कि केपलर सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा। जो लॉ यही कहता है कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहां से एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलता है। वो फैक्ट क्या है? ध्यान से देखिए कि अब देखिए इस केस में जो एवरेज हाइट क्या है? कम है। तो और ये हमारा टाइम हमारा बेस हो गया है ए बी। तो कोई भी प्लैनेट सन के जितना पास है, देखिए इस केस में सबसे पास था ये प्लैनेट सन के, ए और बी वाले केस में, तो प्लैनेट ने ज़्यादा डिस्टेंस मूव किया। इस केस में थोड़ा सा दूर हुआ तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, इसमें थोड़ा सा और दूर हुआ तो डिस्टेंस थोड़ा सा और कम हो गया। तो ये लॉ ये भी आपको इनडायरेक्टली बताता है कि कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, वो तेजी से मूव करेगा अगर वो सन के ज़्यादा क्लोज है। तो ए से बी में ये सन के ज़्यादा क्लोज था तो ये बहुत तेजी से मूव किया, पर जैसे जैसे ये सन से दूर जाते जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड भी कम होते जाएगा। इसको हम ऐसे भी, अब स्टूडेंट्स हम केपलर थर्ड लॉ के बारे में समझते हैं। समझिएगा ध्यान से, केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है। सपोज कीजिए कि किसी भी प्लैनेट का सन से एवरेज डिस्टेंस आर है, ठीक है। आर क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ में, जो हमने फर्स्ट लॉ में समझा था। तो अगर सन और किसी प्लैनेट का डिस्टेंस आर है, किसी प्लैनेट का मीन डिस्टेंस आर है, तो और सन और किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड मूव करने का टाइम पीरियड टी है, तो उस केस में क्या होगा? जो आर का क्यूब होगा वो टी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां देखते हैं, सपोज कीजिए कि एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है और उसका मीन डिस्टेंस सन से कितना है? आर है। आर क्या हो जाएगा? मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, क्लियर, सन। और टी क्या है? टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड? ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का टाइम पीरियड अराउंड सन। मतलब प्लैनेट
सन के अराउंड जितने समय में एक चक्कर लगा दे रहा है वो क्या है, टाइम पीरियड टी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अराउंड सन हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कितना है, 6 इंटू 10⁻24 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर यही है अर्थ और सन के बीच का 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है, 1 साल है, लेकिन हम इसको सेकंड में लेंगे क्योंकि सेकंड से क्या है, एसआई यूनिट है। तो केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, क्लियर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के क्यूब के, जहाँ आर क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये फॉर्मूले को याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन स्क्वायर है कौन क्यूब है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड क्या है, टी है, टी में 2 डंडी है, एक नीचे और एक ऊपर। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, इसीलिए इसको हम स्क्वायर कर देंगे। आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर होता है, एक क्यूब होता है। अब टी पे क्या होगा, स्क्वायर क्यूब, तो उसको हम कैसे समझेंगे, तो टी में 2 डंडी है, 1 और 2, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के, और जहाँ पे आर क्या है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। आपको याद रखना है जहाँ पे टाइम पीरियड को हमेशा हम सेकंड में लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, और आर को हम क्या ले लेंगे, आर को हम लेंगे मीटर में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, केपलर थर्ड लॉ का फॉर्मूला हो गया। यहां से आपको एक और भी रिलेशन मिलता है। सपोज कीजिए कि 2 प्लैनेट हैं, पहले प्लैनेट का टाइम पीरियड T1 है और इसका डिस्टेंस R1 है। दूसरा प्लैनेट है, इसका टाइम पीरियड T2 है और इसका मीन डिस्टेंस कितना है, R2 है। तो इस अगर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखें तो जो T का स्क्वायर होगा, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K और ये R का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब R के क्यूब को हम नीचे भेजेंगे तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, और R क्यूब आ जाएगा नीचे। मतलब कि टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन मीन डिस्टेंस का क्यूब कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट ध्यान रखिएगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू सेम होता है इफ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टार। अगर स्टार सेम है तो वो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू सेम होगा। जैसे सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, चाहे अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे आपका मार्स हो या मरकरी हो, उन सभी केस में स्टार तो सेम ही है, सभी सन का चक्कर लगा रहे हैं, तो उन सबका के का वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर कोई प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है और दूसरा प्लैनेट किसी और स्टार का चक्कर लगा रहा है तो वहां पे के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो के आज का एक कांस्टेंट है जो कि स्टार पे डिपेंड करता है। अब हम मान ले कि पहला जो टाइम पीरियड है ये मरकरी का है और दूसरा टाइम पीरियड है वीनस का मान ले रहे हैं। अब दोनों हमारे सोलर सिस्टम के ही प्लैनेट हैं तो दोनों का स्टार सेम होगा, तो इन दोनों के केस में जो कांस्टेंट के आएगा वो सेम होगा। तो फर्स्ट में अगर हम के का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले में पुटअप करके, तो पहले केस में जो के का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। क्लियर है। दूसरे केस में भी क्योंकि वीनस का भी स्टार सेम ही है सन, तो यहां भी के का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। सॉरी, यहाँ पे R1 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे R2 का क्यूब आ जाएगा। क्योंकि स्टार सेम था, इस बात को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि स्टार सेम था तो दोनों में के का वैल्यू सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, जब के का वैल्यू दोनों में सेम है तो के की जगह हम के का वैल्यू उठा के प्लेस कर देंगे ये। तो इस वैल्यू को उठा के की जगह प्लेस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा T1 का स्क्वायर अपॉन R1 का क्यूब इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब। ये आपका केपलर थर्ड लॉ से आपको एक रिलेशन मिलता है। ओके।